एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी 11 चैप्टर की वीडियो करेंगे जो हमारी ईवीएस पेडागोजी की लास्ट चैप्टर है। हमारा चैप्टर का नाम है यूजिंग असेसमेंट। हमने 10 चैप्टर में पढ़ा था असेसमेंट के बारे में, टेक्निक्स थी। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम असेसमेंट को यूज कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, तो उससे क्या एनहेंसमेंट होती है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में, उनकी प्रोग्रेस में। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। जब हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, तो एक तरीके से हम बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसे ही तो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसे ही तो देख रहे हैं कि किस लेवल तक बच्चा प्रोग्रेस कर पा रहा है, कहाँ पर लैक है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमें हेल्प की ज़रूरत है, या कहाँ पर बच्चे को खुद सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, कहाँ पर एनकरेजमेंट करना है बच्चों का। तो ये सब हम असेसमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग करना स्टूडेंट की प्रोग्रेस का असेसमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखते हैं, रिपोर्टिंग इज द सेकंड एसेंशियल पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोग्रेस। तो असेसमेंट प्रोग्रेस के लिए रिपोर्टिंग क्या है? एसेंशियल पार्ट है। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि बच्चे किस लेवल का है, कहाँ तक कितना कर पा रहा है। Methods of communication, the information gained for assessing a student's learning to relevant person including the learner himself or herself। किसी छात्र के सीखने का आकलन करने से प्राप्त जानकारी को संबंधित व्यक्ति, जिसमें स्वयं शिक्षार्थी भी शामिल है, को संप्रेषित करने की विधि है। रिपोर्टिंग में क्या है? हम बच्चा किस लेवल तक मतलब कितना कर पा रहा है, उस चीज को, बच्चे की प्रोग्रेस को कम्युनिकेशन करना उसके पेरेंट्स के साथ, स्वयं बच्चे के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग का। रिपोर्ट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, पर्सनल मीटिंग, तो ये सब हमारे रिपोर्टिंग में के अंतर्गत आएंगे। रिपोर्ट कार्ड भी क्या है? एक रिपोर्टिंग का जरिया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, पर्सनल मीटिंग, तो ये सब रिपोर्टिंग के पार्ट हैं जो असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ड आप शायद नॉर्मल पेडागोजी में नहीं पढ़ते, बट ईवीएस में रिपोर्टिंग भी हमारा असेसमेंट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ये सभी बातें आपको एनओएस के थ्रू ही पता चलेंगी। ये बातें मैं समय समय पर आपको इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप एनओएस पढ़ें तो आपके मन में कोई संदेह या डाउट ना रह जाए कि भाई मैं सही जगह चल रहा हूँ, सही चीजें पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा है, या टाइम वेस्ट है इतनी थ्योरी को पढ़ना। नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपने ऊपर विश्वास रखें। असेसमेंट रिपोर्ट इज ऑफन कॉल्ड एज द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। तो हम असेसमेंट रिपोर्ट जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बच्चे की असेसमेंट के थ्रू, तो उसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं बच्चे की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव रिपोर्टिंग, जो हमारी, ताकि हमारी रिपोर्टिंग इफेक्टिव रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, उसके क्या प्रिंसिपल्स, किन बातों को ध्यान में रखना है? तो वो हो, बी वैलिड होनी चाहिए, नीट और फेयर होनी चाहिए। उसमें किसी तरीके का पक्षपात ना हो कि आप बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, एक बच्चा आपको अच्छा लगता है तो उसको आपने मतलब अच्छे मार्क्स दे दिए, हर चीज में उसको अच्छा अच्छा दिखा दिया, और जिसको मतलब आप थोड़ा नहीं पसंद करते, जो ज्यादा शरारत करता है, तो उसको आपने बाइजनेस कर दी। मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट चिल्ड्रन स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस, तो बच्चे की जो चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ और वीकनेस है, दोनों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, दोनों चीजों को सामने लेके आए। छात्र केंद्रित रहें, चाइल्ड को सेंटर में रखें। स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन ऑफ, जैसे बच्चे अधिगम क्रियाओं को चुनने, देखने और अपनी उपलब्धि तथा प्रगति पर सोचने में भाग ले सकें। सीखने के कार्य और सक्रिय रूप से उनकी उपलब्धि और प्रगति की निगरानी और प्रतिबंधित करें। छात्रों के सीखने का समर्थन करें, सपोर्ट करें, उन्हें सीखने के लिए उनकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ाएं, उनका मोटिवेशन और कमिटमेंट लर्निंग के प्रति बढ़ाएं। बी टाइम इफिशिएंट एंड मैनेजेबल, समय कुशल और प्रबंधनीय बने। शिक्षक को अपनी रिपोर्टिंग रणनीतियों के समय आवृत्ति और प्रकृति को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। कि बच्चा, जब टीचर रिपोर्ट कर रहा है, मतलब बच्चे को असेस कर रहा है, तो टाइम का ध्यान रखे। और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? व्यक्तिगत उपलब्धि प्रगति को पहचाने, ईमानदार और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें बच्चों को। बच्चों के आत्मसम्मान और सामान्य भलाई के लिए संवेदनशील होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन ना पड़ जाए आपकी रिपोर्टिंग के दौरान।
क्वालिटेटिव फीडबैक विद ग्रेड ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी एंड इंडिकेटर, ऐसी कॉम्पिटेंसीज और इंडिकेटर्स बताना बच्चे के जो क्वालिटेटिव फीडबैक प्रदान करे पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। द वे ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड्स प्रोग्रेस फर्दर, इस तरीके से बच्चे का रिजल्ट बताएं, इस तरीके से बच्चे के इंडिकेटर्स दिखाएं ताकि बच्चे को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प मिले, उसके पेरेंट्स भी उन चीजों पर ध्यान दे पाए, बच्चा भी उन चीजों पर ध्यान दे पाए। इस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन में चीजों को डिस्क्राइब करना है। क्वालिटेटिव फीडबैक इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द चाइल्ड फेयर्स, मतलब किस तरीके से बच्चा प्रदर्शन कर सकता है, प्रदर्शन कर रहा है, ये हमारे क्वालिटेटिव फीडबैक से ही पता चलता है। पोर्टफोलियो टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, प्रगति की रिपोर्ट के लिए पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो होता क्या है। एक बच्चे का कच्चा चिट्ठा होता है, रो डाटा होता है, जिसमें बच्चे की सभी फाइल्स, उसने पूरे साल किस तरीके से काम किया, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसने अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन लिया तो उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लिप्स होनी चाहिए उस फाइल में। तो बच्चे का पोर्टफोलियो होता है, उसने थ्रू आउट पूरी क्लास में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से की, तो उसमें उन काम को रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो के थ्रू भी हम बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। तो देखते हैं द एक्चुअल वर्क डन, क्या बच्चे ने एक्चुअल वर्क किया बाय अ चाइल्ड ओवर द ईयर कैन बी कलेक्टेड इन अ पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको बताया। टीचर कलेक्ट स्टूडेंट वर्क एंड कंपाइल इन अ सेपरेट फाइल फॉर ईच चाइल्ड। कलेक्शन, जिसमें क्या क्या कलेक्शन होगा, ड्राइंग एंड स्केचेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, लीव्स एंड क्लॉथ पीसेस ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, वर्कशीट्स, आंसर शीट्स ऑफ क्लास वर्क, रिपोर्ट ऑफ अ विजिट और टू अ फैक्ट्री, अगर कहीं पे विजिट किया है बच्चों ने फैक्ट्री में, पार्क में, स्कूल में, तो वहाँ की रिपोर्ट डालना कि बच्चे ने किस तरीके से वहाँ पे, मतलब बच्चा खुद भी लिख सकता है या काफ़ी छोटे हैं तो टीचर बच्चों के इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से उसने वहाँ पे कैसे कैसे बिहेवियर किया था या कैसे पार्टिसिपेशन लिया था, उन चीज़ों को भी डाल सकते हैं बच्चे के पोर्टफोलियो में। चिट्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स फॉर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के प्रति क्या फीलिंग्स है उनकी चिट उसके में डाली जा सकती है। ग्रीटिंग कार्ड्स प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल गेस्ट्स, क्राफ्ट वर्क ऑफ ओरिगेमी एंड क्ले, तो ये सारी चीज़ें हमारी पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये पोर्टफोलियो में चीज़ें आ सकती हैं, तो हर एक वो चीज़ें पोर्टफोलियो में आ सकती है जो बच्चे से रिलेटेड है, जो भी काम बच्चे ने अपने स्कूल में के दौरान किया है। टीचर शुड टेक केयर ऑल काइंड ऑफ वर्क ऑफ द चाइल्ड शुड बी इंक्लूड, हर एक प्रकार का काम बच्चे का जो है वो इंक्लूड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड नॉट ओनली द बेस्ट, कि सिर्फ बेस्ट वर्क को ही आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हो, नहीं, हर एक तरीके का बच्चा, जो भी बच्चे ने, अगर कोई बच्चे ने ड्राइंग बनाई और वो अच्छी नहीं लगी आपको, वो भी ऐड ऑन करनी है पोर्टफोलियो में, रेदर देन असेसमेंट रिकॉर्ड एंड टेस्ट स्कोर। असेसमेंट रिकॉर्ड और क्या टेस्ट स्कोर रहा उनको इंक्लूड नहीं करना पोर्टफोलियो में, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। द एक्चुअल वर्क स्टोर्स इट केयरफुली एंड प्रेजेंट नीटली, अच्छी तरीके से रखा होना चाहिए। असेसमेंट रिकॉर्ड और टेस्ट स्कोर के बजाय वास्तविक कार्य होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम एनालाइजिंग गैप्स इन लर्निंग, हम गैप्स एनालाइज कर रहे हैं बच्चे की कि लर्निंग में कहाँ पे गैप्स रह गए। इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेट टेस्टिंग क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं बच्चे के गैप्स लर्निंग में कहाँ कहाँ है। तो इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग होता क्या है उस चीज़ को देखते हैं। बताया गया है टू एनालाइज दीज एरिया ऑफ लर्निंग, एनालाइज करता है लर्निंग के हर एक एरिया को बच्चे के। इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग इज अप्लाइड इन इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग इज द बेस्ड ऑफ इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टीचिंग, दस इट लीड्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग के थ्रू हम बच्चे के हर एक एरिया को देखते हैं लर्निंग में वो किस तरीके से कैसा है, और ये एक इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव टीचिंग है बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने की। इसमें बस यही दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिखा है आपके लिए। अचीवमेंट टेस्ट और इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग दोनों अलग अलग हैं। अचीवमेंट टेस्ट आपको पता चलेगा बच्चे ने कहाँ पे क्या अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट अलग है, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक अलग है, टेस्टिंग अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग क्या है, ये क्या करता है, एनालाइजिंग गैप इन लर्निंग, कि बच्चे के गैप कहाँ कहाँ पे हैं, एग्जाम में पूछ लेगा। एनालाइजिंग गैप इन लर्निंग कौन से टेस्ट के द्वारा हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग के द्वारा, या फॉर्मेटिव टेस्टिंग के द्वारा, समेटिव टेस्टिंग के द्वारा। तो मैंने आपको क्वेश्चन का फ्रेम करके बता दिया कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर लर्निंग पॉइंट्स पर सेवरल आइटम्स और ईच क्लस्टर होते हैं, तो हर एक लर्निंग पॉइंट्स को देख पाते हैं इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग के द्वारा। अचीवमेंट टेस्ट
के कंपेयर में यह एक ब्रॉड टर्म है। अचीवमेंट टेस्ट स्मॉल है, इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग एक ब्रॉड टर्म है। होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग नाम की भी एक कोई चीज होती है जिसमें हम बच्चे का एनालाइज करते हैं गैप को। तो इतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। नीड एंड यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक की क्या नीड है? इट डिफर्स मार्कडली फ्रॉम अचीवमेंट टेस्ट। यह उपलब्धि परीक्षण से स्पष्ट रूप से भिन्न है। यहाँ पे भी ये चीज बताई गई है जिसको आप याद रखेंगे क्योंकि क्लियरली मेंशन किया हुआ है। डेवलप ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट, हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं एक उपलब्धि परीक्षण में। क्योंकि विषय वस्तु की अधिकता होती है इसलिए प्रत्येक अधिगम बिंदु पर प्रश्नों की सैंपलिंग कवर करना इतना आसान काम नहीं होता। हर एक पॉइंट को कवर करना है बच्चे के। In an investigative test, each learning points has several items, each cluster of such items for a subject. इस पॉइंट को याद रखना है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि several points होते हैं, each cluster of such items for a subject को कवर करना मुश्किल होता है, बट इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट में ये सब इंक्लूड होता है। द कवरेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज मोर डिटेल्ड देन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में इतना डिटेल में नहीं होता जितना इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट में सब्जेक्ट मैटर को डिटेल में कवर किया जाता है। रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से हम रिव्यू करें और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। यह इस बात का आश्वासन देने का उद्देश्य रखता है कि हर बच्चे को अपनी भ्रांति एवं गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिले, कि हर एक बच्चे को आप क्लासरूम में इमीडिएट फीडबैक दे कि बच्चे यहाँ पर आपको इस तरीके से करने की जरूरत है रेदर देन जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो बच्चे को इमीडिएट आप मार्गदर्शन प्रदान करें। Corrective teaching learning process is about removing distortion that have occurred into learning and or redesigning the teaching learning approaches to suit children learning preference and style. तो करेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप यूज करें बच्चे की नीड को देखते हुए। बच्चे को किस तरीके किस स्टाइल में पढ़ने की, जैसे कुछ बच्चे होते हैं काइंस्थेटिक लर्निंग होती है किसी बच्चे की, कोई ऑडिटरी होता है, कोई विजुअल होता है, किसी को देख के बहुत अच्छे से समझ आता है, वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हैं उसको, किसी को सुन के, किसी को करके। तो बच्चे की लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलाना है। करेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बिगिन बाय एनालाइजिंग अ चाइल्ड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और नीड्स। तो करेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप बच्चे के एनालाइज करते हैं क्या नीड्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है। अधिकांश बच्चे बेहतर सीखते हैं निर्देशन की छोटी इकाइयों की तुलना में। अधिक स्थूल संबंध देखें, सुने, महसूस करें। अधिक चित्रण और दृश्य सहायता जटिल कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय सुने। इसमें यही बताया गया है कि कुछ बच्चे ज़्यादा कंक्रीट तरीके से समझ पाते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन के द्वारा समझ पाते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा समझ पाते हैं। तो उन सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपनी को करेक्ट करना है क्लासरूम में। करेक्टिंग एक्टिविटीज फॉर एनरिचमेंट इन लर्निंग इन ईवीएस। तो पर्यावरण अधिगम की समृद्धि के लिए सुधारात्मक क्रिया क्या क्या हो सकती हैं? नीड टू फॉलो द असेसमेंट इमीडिएटली। असेसमेंट को इमीडिएटली हमें फॉलो करना चाहिए क्लासरूम में, तभी हम बच्चों को अच्छे से जान पाएंगे उनकी नीड्स को। नीड टू बी, इससे बच्चे की विशेष समस्या जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता होती है। मस्ट बी सपोर्टिव टू द चाइल्ड एंड शुड फोकस ऑन लर्निंग। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब तब भी संभव हो कक्षा के साथ साथ अधिगम करने के योग्य हो, और इसलिए यह बेहतर है कि सुधारात्मक शिक्षण अधिगम अनुभव करवाया जाए, उसे बाकी कक्षा से अलग न किया जाए। मतलब करेक्ट टीचिंग लर्निंग आप यूज करें अपनी क्लासरूम में, ना कि बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है कहीं दिक्कत है तो उसे आप अलग कर दे क्लास से। The child parent should be informed of the assessment finding and if required should be made a part of corrective teaching learning process। तो अगर आपको पेरेंट्स को असेसमेंट के थ्रू बताना है कि बच्चे को इन एरियाज में हेल्प की जरूरत है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो शुड बी मेड अ करेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भी उन्हें पार्ट बना सकते हैं। तो आपको समझ आ गया करेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपने एक नई टर्म देखी जो बच्चे के असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट के बारे में सीखा इस चैप्टर में। नेक्स्ट, आपने पोर्टफोलियो को अच्छे से देखा, पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें नहीं है, जो कि पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो में असेसमेंट कार्ड और टेस्ट स्कोर के बजाय वास्तविक कार्य इंक्लूड करना है, रियल वर्क। ठीक है। और हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ा कि रिपोर्टिंग असेसमेंट का हमारा एसेंशियल पार्ट है। तो हमारा 11 चैप्टर हो गया है फिनिश। होप आप सभी को ईवीएस पेडागोजी कि ये जो
11 चैप्टर्स थे, अच्छे से समझ आए होंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 चैप्टर को पढ़ के जाने में आपको कोई मतलब अगर 100 मार्क्स का आपका पार्ट भी है तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन सोर्सों से पढ़ते हैं, यूपीएससी की बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको तो कंटेंट मिल रहा है, तो अपने उस ट्रैक पर चलें और अच्छे से मेहनत करते रहें। ईवीएस पेडागोजी मैंने आपकी फिनिश कर दी है। अब जल्द ही मैं आपके लिए मतलब क्वेश्चंस के सेशंस लाया करूंगी, क्योंकि मेरा अब फोकस है कि थ्योरी हमने फिर भी 50% कवर कर ली है। क्वेश्चंस को हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर होते चले। और कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।